नमस्कार। कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जिम्मेदारी। जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। साधना जी अब उम्र के उस पड़ाव पर थीं जहां हर एक दिन अपने आप में एक संघर्ष से कम नहीं था। पिछले 6 महीने से अपने छोटे बेटे के पास बेंगलोर में रह रही थीं। किडनी की पथरी थी। साधना जी को आज सुबह जब वह सोकर उठी तो घबरा गईं, क्योंकि नींद में ही उनसे बिस्तर गीला हो गया था। तभी कमरे का दरवाजा खटका और उनकी छोटी बहू अंदर आई। उसकी नज़र जैसे ही गीले बिस्तर पर पड़ी, उसकी भौहें तन गईं और गुस्से में आकर उन पर चिल्लाने लगी, क्यों पीती हैं रात को इतना पानी कि यह नौबत आ जाए। कोई बच्चा बिस्तर गीला करे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो इस उम्र में छी 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 छी। नाक भौं सिकोड़ती हुई उनकी बहू कमरे से बाहर चली गई। इधर बहू की बातों के तीखे बाण साधना जी के दिल में गहराई तक उतर गए, परंतु वह कुछ नहीं कर पाईं। उनकी नजरें नीचे झुक गईं। कड़कती सर्दी में भी वे घबराहट और शर्मिंदगी के कारण पसीने से तरबतर हो गईं और जल्दी से उठकर अपनी चादर को धोने लगीं। वह स्वयं भी इस बात से बेहद परेशान रहती थीं, लेकिन उनका भी इस बात पर बस नहीं था। जब से उन्हें किडनी की बीमारी हुई थी, तब से यह समस्या भी बढ़ गई थी। कमरे के बाहर आरती का गुस्सा भड़क उठा। उसने रसोई में बर्तन पटकते हुए कहा, अब बस, हर एक दिन यही तमाशा, मैं कब तक सहूं। उधर दाढ़ी बनाते हुए विवेक ने पूछा, अरे आरती, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? जरा कमरे में जाकर देखिए तो। क्या किए बैठी हैं आपकी माताजी? तो मैं तंग आ गई हूँ। लेकिन क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? विवेक ने पूछा। तो आरती ने गुस्से में तेज स्वर में कहा, और क्या होगा, आपकी माँ ने फिर बिस्तर गीला कर दिया है। अब और नहीं हो सकता मुझे, मैं तंग आ चुकी हूँ। अब उस कमरे की साफ सफाई मेरे बस की बात नहीं है। आप जल्दी से अपनी माँ का कुछ कीजिए, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। विवेक, जो पहले से अपने ऑफिस के काम की टेंशन में था, अपना सिर पकड़कर बैठ गया। क्या करूं आरती, कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ ऑफिस का काम और दूसरी तरफ माँ की तबीयत। तुम मायके जाने की धमकी देने लगती हो। हम दो बच्चों के माँ बाप हैं, थोड़ा समझदारी दिखाओ। आरती की आंखों में गुस्सा उभर आया। समझदारी मुझे दिखानी है? मैंने तुम्हें कह दिया है, या तो माँ का कुछ करो या मैं चली जाऊंगी मायके। अब फैसला तुम्हारा है। यह बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए विवेक बोला, अरे तो ठीक है ना, मैं करता हूँ भैया को फोन। आखिर यह अकेली मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। 6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन भैया या भाभी को कोई परवाह नहीं। जब भी माँ को रखने की बारी उनकी आती है तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। या तो भाभी बीमार पड़ जाती हैं, या भैया अचानक बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं, और कुछ नहीं तो वर्कलोड ज़्यादा होने का बहाना बनाकर बात को टाल देंगे। मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूं? अब देखना, मैं फ़ोन करके उन्हें माँ को ले जाने के लिए कहूँगा, तो देखना कोई ना कोई बहाना तैयार होगा उनके पास। रहते हुए विवेक ने फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से फ़ोन नहीं उठाया। साधना जी के दो बेटे थे, आलोक और विवेक। दोनों बेटों के बीच 10 वर्ष का अंतर था। उनका बड़ा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद हैदराबाद में सेटल हो गया था, जबकि छोटा बेटा विवेक हमेशा से अपने माता पिता के साथ ही रहा था। परंतु साधना जी के पति की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहू आरती ने उनकी सारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब बेटे दो हैं तो माँ की जिम्मेदारी भी दोनों को बराबर उठानी चाहिए। विवेक को भी यह बात तर्कसंगत लगी। लंबी बहस और तकरार के बाद यह तय हुआ कि दोनों भाई बारी बारी से माँ को 6-6 महीने अपने साथ रखेंगे। उसके बाद से साधना जी साल के 6 महीने अपने बड़े बेटे के घर रहती और बाकी के 6 महीने छोटे बेटे के घर रहती। लेकिन इस बार साधना जी का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह जानती थी कि यहाँ आरती की कड़वी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वहाँ तो स्थिति और भी खराब थी। बड़ी बहू के साथ साथ बड़ा बेटा भी उन पर चिल्लाने में शर्म नहीं करता था। विवेक फोन में आलोक का नंबर डायल करता रहा, लेकिन फोन लगातार काटा जा रहा था। तभी आरती की तेज आवाज कमरे में गूंजी, अरे क्या हुआ, अभी तक फोन लगाया नहीं? विवेक ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। अरे लगाया है, एक बार नहीं 4 बार, लेकिन भैया फोन उठाएं तब ना। आरती चीखते हुए बोली, हाँ, अब वह क्यों फोन उठाएंगे? जब हमारी रखने की बारी होती है तो 15 दिन पहले ही फोन करके माँ को लाने की जिद करने लगते हैं।
और आप भी उनकी बात मानकर माँ को तुरंत ले आते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। अब आप ही उन्हें हैदराबाद छोड़ आओ, विवेक ने परेशानी भरे स्वर में कहा। आरती, तुम जानती हो कि मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है। कंपनी का मैनेजर बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। आरती ने अपनी आंखें तरेते हुए गुस्से में कहा। वह सब मैं नहीं जानती, आप कैसे भी करके पिताजी को वहां भेजने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो मुझे अपनी बात मनवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर आरती गुस्से में रसोई में चली गई। विवेक कुर्सी पर बैठा गहरे विचारों में डूब गया। वह समझ नहीं पा रहा था आखिर इस स्थिति का हल कैसे निकाले। सुबह की बहस भारी शुरुआत के बाद विवेक नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि उसका फोन बज गया। स्क्रीन पर उसके असिस्टेंट का नाम दिखाई दे रहा था। उसने फोन उठाया। हेलो सर, आपको याद है ना, आज इंटरव्यू सेशन है और आप हायरिंग टीम का हिस्सा हैं। बहुत से आवेदक पहुंच चुके हैं। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। जल्दी से नाश्ता करके विवेक अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर था विवेक। थोड़ी ही देर में वह अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचने ही उसने देखा कि हॉल और कॉरिडोर में आवेदकों की भीड़ लगी हुई है। सभी अपने हाथों में फाइल लेकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। विवेक ने बिना किसी की ओर देखे अपने केबिन की ओर कदम बढ़ा दिए। तभी अचानक एक आवाज ने उसे रोक लिया। अरे यार विवेक, कितने साल बाद मिले हैं, पहचाना मुझे या भूल गया? विवेक चौंक गया। उसने सामने खड़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसके गले लग गया। मैं राहुल हूँ यार, तेरा बचपन का दोस्त। विवेक कुछ पल के लिए ठिठक गया। चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, लेकिन तुरंत गायब हो गई। राहुल का इतना अनौपचारिक व्यवहार उसे खेलने लगा। इतने लोगों के बीच अपने पद और प्रतिष्ठा का ख्याल उसकी बचपन की दोस्ती पर भारी पड़ रहा था। राहुल शायद विवेक के बदले हुए भावों को भाप गया था। उसने अपने शब्दों में औपचारिकता का रस लाते हुए पूछा, आप यहीं काम करते हैं? यह सुनकर विवेक के अंदर एक अजीब सी संतुष्टि जगी। उसने गर्व से अपनी गर्दन टेकते हुए कहा, इस कंपनी का मैनेजर हूँ। खैर अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। यह कहकर विवेक वहां से आगे बढ़ गया। विवेक इंटरव्यू पैनल में बैठा था। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। एक बड़ी कंपनी के मैनेजर के तौर पर वह पहली बार इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हुआ था। जब वह अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन यह गर्व जल्द ही अभिमान में बदल गया जब उसके सामने इंटरव्यू देने के लिए उसका पुराना स्कूल मित्र राहुल आकर खड़ा हुआ। जैसे ही राहुल ने कमरे में कदम रखा, विवेक के दिमाग में स्कूल के दिनों की यादें ताजा हो गईं। दोनों का रिश्ता दोस्ती से ज्यादा प्रतिस्पर्धा का था। स्कूल के समय वे पड़ोसी भी थे। दोनों मेहनती और बुद्धिमान थे, लेकिन बाजी हमेशा राहुल के हाथ में लगती थी। विवेक को याद आया कैसे वह हर बार राहुल से आगे निकलने के लिए 2 गुना परिश्रम करता था, लेकिन अंत में जीत राहुल की ही होती थी। विवेक के मन में राहुल के प्रति हमेशा एक खातर सी बनी रहती थी। स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल हमेशा राहुल की तारीफों के पुल बांधते थे। माता पिता भी उसकी काबिलियत के कायल थे। एक दिन राहुल बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वह अपने काबिलियत के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल करेगा, यह शब्द अक्सर उसके कानों में गूंजा करते थे। लेकिन आज वही राहुल जो कभी सबसे आगे था, विवेक के सामने नौकरी के लिए खड़ा था। ऊंचा मुकाम आज मैं कहां से कहां पहुंच गया और राहुल अभी तक ढंग की नौकरी भी नहीं तलाश पाया। अपने लिए सोचते हुए विवेक की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। अतीत की यादों को पीछे धकेल विवेक वर्तमान में आया। राहुल की ओर देखकर विवेक के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई, लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हुई। फाइनल के सदस्यों ने एक एक कर सवाल पूछने शुरू किए। राहुल ने हर सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया। पैनल के सभी सदस्य उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। पैनल ने सर्वसम्मति से राहुल को इस पद के लिए चयनित करने की पेशकश स्कीम। जब विवेक से उसका निर्णय पूछा गया तो उसने बस औपचारिकता बस हाँ से सर हिला दिया। 2 दिन बाद ही राहुल ने ज्वाइन कर लिया और पूरे जी जान से काम करने लगा। आज इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था। आज विवेक जब ऑफिस पहुंचा तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह बड़ी परेशानी में था। उसकी पत्नी आरती ने आज फिर से सुबह सुबह घर सर पर
जो उठाया हुआ था। फिर से घर पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसकी आवाज अभी उसके कानों में गूंज रही थी। समस्या का हल निकालने के लिए विवेक ने अपने भाई आलोक को कई बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार वही घिसा पिटा जवाब सुनने को मिला, अभी बहुत व्यस्त हूँ, जैसे ही समय मिलेगा माँ को लेने आ जाऊंगा। कुछ ही दिन और उन्हें अपने पास रखो। उसके दिमाग में यह सारी बातें घूम रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं आई कम इन सर? विवेक ने सर उठाकर देखा। आओ राहुल, उसने कहा। राहुल ने अंदर आते ही कहा, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। विवेक ने उसे घूरते हुए हैरानी भरे लहजे में पूछा, अरे अभी तो तुमने ज्वाइन किया है और अभी से छुट्टी? तुम जानते हो हम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, छुट्टी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? राहुल ने झिझकते हुए जवाब दिया, सर दरअसल कल मुझे अपने पिताजी को हैदराबाद लेकर जाना है। मेरी बड़ी दीदी वहाँ रहती हैं और उनके नए मकान का मुहूर्त है। जाना जरूरी है, हमें सुबह की ट्रेन से निकलना है हैदराबाद। यह सुनकर विवेक के दिमाग में अचानक एक विचार कौंध गया। भैया का घर भी तो हैदराबाद में ही है, राहुल को जाना ही है तो क्यों ना लगे हाथ अपनी परेशानी भी हल कर ली जाए। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने कहा, अच्छा राहुल, छुट्टी तो तुम्हें मिल सकती है, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। राहुल ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ सर बताइए, मैं वापस आने के बाद कर दूंगा। तो विवेक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अब राहुल, आने के बाद नहीं, यह काम तुम्हें कल ही करना होगा। दरअसल मेरे बड़े भैया हैदराबाद में रहते हैं। अगर तुम्हें कोई असुविधा ना हो तो क्या तुम मेरी माँ को अपने साथ ले जा सकते हो? वह क्या है ना, अकेले मैं उन्हें भेज नहीं सकता और तुम उन्हें लेकर जाने का मेरे साथ बिल्कुल समय नहीं है। अगर तुम उन्हें साथ ले जाओ तो भैया स्टेशन पर उन्हें रिसीव कर लेंगे। इस पर राहुल मुस्कुराया और बोला, अरे सर, इसमें असुविधा कैसी? मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं और फिर इसी बहाने आंटी से भी मुलाकात हो जाएगी। राहुल का जवाब सुनते ही विवेक को ऐसा लगा जैसे उसके सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे इस समस्या का समाधान इतनी आसानी से मिल जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। जब राहुल कमरे से बाहर चला गया तो विवेक अपनी कुर्सी पर आराम की मुद्रा में बैठ गया और राहत भरी एक लंबी सांस ली। शाम को घर पहुंचकर विवेक ने जब अपनी माँ साधना जी को अगले दिन हैदराबाद जाने की बात बताई तो उसकी पत्नी आरती की तो बाजें खिल गईं। अरे वाह, आखिरकार समस्या का हल निकल ही आया, अब थोड़ा आराम मिलेगा मुझे, उसने मन ही मन सोचा। वह बिना देर किए साधना जी का सामान पैक करने में जुट गई। इतनी चुस्ती उसने शायद ही आज तक कभी दिखाई होगी। लेकिन दूसरी ओर साधना जी के चेहरे पर गहरी उदासी के बादल छा गए, मगर किसी को उनकी उदासी या खुशी से फर्क ही कहाँ पड़ता था। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। अगली सुबह साधना जी का सामान बाहर आंगन में पहुंचा दिया गया। जब विवेक अपनी माँ का सामान गाड़ी में रख रहा था, साधना जी ने धीमी भर्राए स्वर में कहा, बेटा बिक्कू, अच्छा होता अगर तू ही मुझे हैदराबाद छोड़ाता। मैं अकेले यात्रा में बेचैनी महसूस करती हूँ। माँ के स्वर में जो उदासी थी उस पर तो विवेक का ध्यान ही नहीं गया। ऊपर से वह खींचकर बोला, माँ आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे बिक्कू कहकर मत पुकारा कीजिए। मेरा नाम विवेक है, आपने ही रखा था तो उसी नाम से पुकारा करे। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर आसीन हूँ, समाज में मेरा एक अलग स्टेटस है, जानते भी हैं मेरे नीचे कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं वह मुझे। अब आप मुझे यदि सबके सामने बिक्कू कहकर पुकारेंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? साधना जी, जो बेटे के बचपन से ही उसे इस नाम से पुकारने की आदी थीं, बिना कुछ बोले उसे देखे जा रही थीं। विवेक ने बात जारी रखी, और जहां तक रही आपके साथ हैदराबाद चलने की बात, तो आजकल मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए आपके साथ जाना संभव नहीं होगा। बेटे की बात सुनते ही साधना जी के चेहरे पर निराशा की काली बलियां छा गईं। तभी उनके कानों ने एक आवाज टकराई, दादी जल्दी आना, हमारा आपके बिना दिल नहीं लगता। साधना जी ने मुड़कर देखा। उनके पोता पोती, जिनकी मासूमियत और प्यार में कोई बनावट नहीं थी, उन्हें गले लगाने के लिए दौड़े आए। पोता पोती को देखते ही साधना जी के चेहरे पर बादशाह उमड़ आया। उन दोनों को सीने से लगाकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ बेटा, जल्दी आऊंगी, उन्होंने बच्चों के बालों को सहलाते हुए कहा। विवेक ने यह दृश्य देखा, लेकिन उसके भीतर की संवेदनशीलता शायद कहीं गहरे दब चुकी थी।
माँ देर हो रही है, चलिए गाड़ी में बैठिए, उसने कहा। साधना जी बच्चों को गले से लगाकर भारी मन से गाड़ी में जाकर बैठ गईं। उनके दिल के भीतर का दर्द चेहरे से साफ झलक रहा था। गाड़ी चल पड़ी और साथ ही उनकी आंखों के कोनों से आंसुओं की बूंदें धीरे धीरे उनके गालों पर लुढ़क आईं। विवेक और साधना जी जब स्टेशन पहुंचे तो अनाउंसमेंट सुनाई दी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन 1 घंटा लेट है। विवेक खींचते हुए बोला, यह ट्रेन कभी समय पर नहीं आती। विवेक ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर राहुल पहले से ही मौजूद था। उसने साधना जी को पास रखे बेंच पर बैठने को कहा और वहां देखते हुए विवेक से बोला, अरे राहुल, तुमने तो कहा था कि तुम वहां अपने पिताजी के साथ जा रहे हो, लेकिन वह तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। राहुल मुस्कुराया और पास की बेंच पर बैठे एक कमजोर और झुके हुए बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए बोला, यह मेरे पिताजी हैं। उन्हें देखकर विवेक चौंक गया। वह राहुल के पिता को पहचान ही नहीं पाया था। हालांकि उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, परंतु वह शारीरिक रूप से बहुत अधिक कमजोर और बुजुर्ग नजर आ रहे थे। राहुल, यह इतना कमजोर और बीमार क्यों लग रहे हैं? कहते हुए विवेक के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। तो राहुल कहने लगा, 4 साल पहले मेरे माता पिता एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उस हादसे में माँ की जान चली गई। यह कहते कहते राहुल का गला भर आया। उसने अपनी बात जारी रखी, पिताजी को उस हादसे में गहरी चोट आई, अस्पताल में महीना इलाज चला, लेकिन पिताजी पूरी तरह ठीक न हो सके। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। माँ के जाने के बाद पिताजी को ऐसा सदमा लगा कि वह अंदर से टूट गए। ऊपर से उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अल्जाइमर हो गया है। अब वह चीज भूलने लगे हैं, कभी कभी तो मुझे भी नहीं पहचान पाते। फिर राहुल बोला, जानते हैं सर, जिस दिन मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था उस से 2 दिन पहले ही मुझे विदेश में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन माँ के जाने के बाद मैं विदेश जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि पिताजी को मेरी ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मैं यहीं रहकर अच्छी नौकरी हासिल कर लूँगा, लेकिन उसके बाद कोविड का दौर आ गया और अच्छी नौकरी एक सपना बनकर रह गई। विवेक चौंका, क्या तुमने वह सुनहरा मौका छोड़ दिया? तुम्हें अफसोस नहीं होता? राहुल मुस्कुराकर बोला, अफसोस बिल्कुल नहीं सर, मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे सर पर है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन अगर उस वक्त मैं पिताजी का साथ छोड़ दिया होता तो शायद यह पछतावा जिंदगी भर रहता। यह सुनकर विवेक हैरानी से बोला, लेकिन इस हालत में तो उन्हें संभालने में बहुत मुश्किल होती होगी। दोनों भाई मिलकर संभालते होंगे? नहीं सर, मेरे भैया तो भोपाल में रहते हैं। अच्छा, तो उन्हें 6-6 महीने रखते होंगे? पूछते हुए विवेक शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था, परंतु राहुल ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो पिताजी का अपना घर है, शुरू से वह यहीं तो रहे हैं, कहीं और उनका मन कैसे लगेगा? मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उनकी हालत पेंडुलम की तरह हो जाए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। यह ख्याल भी मैं उनके मन में नहीं आने देना चाहता कि माँ के जाने के बाद उनका कोई घर नहीं रहा, यह वह अब हम पर बोझ बनकर रह गए। और मैं तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पत्नी तो मुझे भी ज्यादा मेरे पिता का ख्याल रखती है, उन्हें समझती है। राहुल की यह बात सुनकर विवेक बोला, अरे राहुल, जिंदगी में इंसान को कभी कभी व्यवहारिक फैसला भी लेना चाहिए। कोरी भावुकता में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इंसान भी थक जाता है। फिर मन में यह विचार जरूर आता है कि सिर्फ हम ही क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरा भाई क्यों ना करें। विवेक के इस बात पर राहुल थोड़ा मुस्कुरा उठा और बोला, नहीं सर, मेरा यह मानना है कि कोई काम मुश्किल तब लगता है जब उसे बोझ समझकर किया जाए। जब माँ बाप कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते तो हम अपने माँ बाप को कैसे बोझ समझ सकते हैं? और सर, देखा जाए तो जाने अनजाने हमारे कर्म ही संस्कार बनकर हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। अगर इतनी छोटी बात एक इंसान समझ ले तो उसका बुढ़ापा ही सवर जाएगा। यह बात सुनकर विवेक को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। वह निशब्द सा रह गया। उसका अभिमान पल भर में चकनाचूर हो गया। इस समय ट्रेन आ गई। राहुल ने पहले साधना जी को ट्रेन में बैठने में सहायता की और फिर अपने पिता को सहारा देते हुए ट्रेन में धीमी
बिठाया और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी तो साधना जी ने खिड़की से जाते हुए धीमे से कहा, बेटा अपना ख्याल रखना, बहू और बच्चों का भी। साधना जी की बात अधूरी ही रह गई और ट्रेन आगे निकल गई, लेकिन विवेक ने आज माँ की आवाज में एक ऐसा दर्द महसूस किया था जिसे वह पहले कभी नहीं देख पाया था। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ी। ट्रेन के दूर होते ही विवेक गहरे विचारों में डूबा अपने ऑफिस की ओर चल पड़ा, परंतु राहुल की बातें उसके दिमाग पर जैसे हथौड़े बरसा रही थीं। उसके दिल का चैन कहीं गायब हो चुका था। उसे एहसास होने लगा कि उसकी और राहुल के बीच में आज भी एक प्रतिस्पर्धा जारी है, इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें राहुल आज भी उससे बाजी मार ले गया। एक तरफ तो वह अपने मन को समझाने में लगा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, परंतु दूसरी तरफ दिमाग में विचारों का तूफान करने लगा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? क्या उसमें मेरे माँ बाप की बरसों की तपस्या नहीं थी? जीवन के हर कदम पर उन्होंने मुझे कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। बिक्कू बेटा, बड़े होकर तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। मेहनत कर ताकि तू अपने सपने पूरा कर सके। पढ़ाई करने के मन नहीं करता था तो माँ के यही शब्द तो मुझे हौसला देते थे। जब जब मेरी हिम्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरी माँ के मजबूत हाथ मेरे कंधों पर थे, यह बताने के लिए कि वह मेरे साथ खड़ी हैं। और आज जब वही हाथ बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर पड़ गए हैं, उन्हें सहारा देने के लिए मेरे कंधे की जरूरत है, तो मैं उनके साथ छोड़ दिया। दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई ने विवेक को थका दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे वह पल याद आने लगा जब उसके पिता अस्पताल के बिस्तर पर पड़े अपनी कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। विवेक उस समय उनके लिए खाना लेकर गया था। जैसे ही वह अंदर जाने लगा तभी अंदर से आवाज आई। उसके पांव वहीं रुक गए। माँ पिताजी से पास बैठी थीं और पिताजी उन्हें समझा रहे थे। आप परेशान मत होइए, जाना तो एक दिन सभी को है, इसमें आंसू बहाने वाली कोई बात नहीं है। तो माँ का स्वर गूंजा, क्या करूं, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? कहते कहते उनके स्वर रुंध गया, परंतु पिताजी शांत स्वर में बोले, उस बात की आप चिंता मत कीजिए। आलोक भले ही स्वभाव से तीखा है, परंतु विवेक पर मुझे पूरा भरोसा है। वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। यह एक पिता का विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। उसके ठीक ठीक 2 दिन बाद पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। माँ अंदर तक टूट चुकी थी, बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन हम लोग उनके अकेलेपन की पीड़ा को भी नहीं समझ सके। पिता की 13वीं पर ही आरती ने कह दिया था कि माँ का बोझ अकेले हम ही क्यों उठाएं, यह दोनों का फर्ज है। और मुझे भी उसकी बात सही लगी थी, यही जानते हुए भी कि बड़े भैया माँ को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। मैंने यह फैसला कर लिया था कि माँ की जिम्मेदारी हम बराबर बराबर बांटेंगे। और जब यह बात माँ को पता चली थी तो उनके चेहरे पर कितनी बेबसी छलकने लगी थी। उनके चेहरे पर लकीरें और ज्यादा गहरा गई थीं। उम्र मानो 10 वर्ष आगे सरक गई थी। उनके सभी दोस्त रिश्तेदार यहीं बेंगलोर में तो थे जिनके सहारे वह अपना समय अच्छे से बिता सकती थी। लेकिन मैंने मन ही मन सोचते सोचते विवेक की आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहने लगे। पिताजी, तुमने कहा था कि विवेक पर तुम्हें पूरा विश्वास है, लेकिन आज क्या कर बैठा तुम्हारा विवेक? उसका दिल सिसक रहा था। माँ को तो मैं आसानी से दुख दिए ही हैं, अपने पिता के विश्वास को भी तोड़कर रख दिया। यह सब देखकर पिताजी की आत्मा कितना कलप रही होगी, यह भी नहीं सोच पाया मैं। वह मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और मोबाइल उठाकर हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट की टिकट बुक कराई और बिना समय गंवाए ऑफिस से बाहर निकल गया। करीब 5 घंटे के बाद जब ट्रेन हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी और राहुल अपने पिता और साधना जी को लेकर नीचे उतरा तो देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने विवेक खड़ा था। साधना जी आश्चर्यचकित हो गईं। तभी विवेक ने अपनी माँ का बैग उठाया और उनका हाथ थामते हुए बोला, चलिए माँ, एयरपोर्ट जाना है। लेकिन एयरपोर्ट क्यों? मुझे तो आलोक लेने आने वाला था ना, साधना जी ने पूछा। तो विवेक ने कहा, नहीं माँ, हम वापस बेंगलोर जा रहे हैं। अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगी। यह बात सुनकर साधना जी अपने बेटे को हैरानी से देखने लगी। करीब 2 घंटे बाद जब विवेक अपनी माँ को लेकर घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही आरती ने उन्हें देखा और उसकी भौहें तन गईं। गुस्से से बेकाबू होते हुए बोली, यह क्या, तुमने तो इन्हें हैदराबाद भेज दिया था ना, बड़े भैया के पास, तो यह फिर यहाँ कैसे लौट आईं?
आरती की इस बात पर विवेक ने कुछ नहीं कहा और माँ साधना जी को कमरे में लेकर जाने लगा। लेकिन आरती इतने जल्दी शांत होने वाली नहीं थी। वह फिर से चिल्लाई, कुछ बताओगे भी कि क्या हुआ है? अभी अभी मैं चादर धुलवाई है, कमरे की सफाई करवाई है और तुम फिर से इन्हें यहाँ ले आए गंदगी फैलाने के लिए। इतना सुनते ही विवेक के सब्र का बांध टूट गया। विवेक ने अचानक कदम रोक दिए और पलटकर आरती को देखा। उसकी आंखों में आक्रोश था। बस आरती, अब एक शब्द और नहीं। मेरी माँ अब हमेशा यहीं रहेंगी। अगर तुम्हें यह बात पसंद नहीं तो तुम अपना सामान बांध कर मायके जा सकती हो। विवेक की कड़कती आवाज सुनते ही आरती हक्की बक्की खड़ी रह गई। आरती ने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे घर छोड़ने को कह रहे हो? विवेक ने थोड़ा नरम होकर लेकिन सख्त स्वर में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मेरा जीवन माँ के बिना अधूरा है। तुम खुद सोचो, कैसे छोड़ सकता हूँ मैं उस माँ को जिसके कपड़े ना जाने कितनी बार गंदे किए थे, मैं जिसकी बरसों की तपस्या के कारण मैं आज इज्जत से जी रहा हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ अपने पिता का विश्वास, जिनकी नजरें अपने अंतिम समय में मुझे इतनी आस से देख रही थी। यदि तुम्हें मेरी माँ की उपस्थिति इतनी खलती है तो तुम अभी यह घर छोड़ सकती हो। अपनी माँ की देखभाल के लिए मैं एक केयर टेकर रख लूँगा जो मेरी अनुपस्थिति में न सिर्फ उनके सारे काम करेगी बल्कि उनका ख्याल भी रखेगी। अब मेरी माँ कहीं नहीं जाएंगी। आप बैठिए माँ, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ, थक गई होंगी। कहते हुए विवेक रसोई घर में चला गया। बेटे का प्यार देखकर साधना जी के कांपते हाथ दूर से ही अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हें हर खुशी दे। फिर सामने लगी पति की तस्वीर को देखकर मन ही मन बोली, आपका विश्वास जीत गया। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे जिन्हें वह अपनी साड़ी के कोरों से पोंछने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।